नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। देहरादून में एसएससी एमटीएस की परीक्षा देने आया मुन्ना भाई गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सेंटर इंचार्ज को संदिग्ध लगने पर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पता चला कि आरोपी जतिन यूपी के बिजनौर का रहने वाला है और पैसे के लालच में कैंडिडेट अमोल कुमार के बदले एग्जाम देने आया था। पुलिस अमोल कुमार की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में लव जिहाद का एक और मामला थाना कैंट कोतवाली में दर्ज किया गया है। यहां पर पीड़ित की शिकायत पर लकी राणा उर्फ मोहम्मद सालिक के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जहां पर पुलिस ने आरोपी सालिक को सहारनपुर से गिरफ्तार भी कर लिया है। और पीड़ित का यह कहना है कि आरोपी से उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी। वहां पर उसने अपना नाम लकी राणा और बिजनौर निवासी एक वकील बताया था, जिसके बाद परिजनों की सहमति से दोनों की सगाई भी हो गई। पीड़ित का कहना है कि मोहम्मद सालिक ने धोखे में उसे रखा और एसपी सिटी सरिता डोभाल का कहना है कि आरोपी ने फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया है, जो एक हिंदू का है और एक मुस्लिम का है। कि उसकी पहचान एक व्यक्ति से इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी, जिसमें कि उसने अपना नाम कुछ और बताया और उसी संबंध में उस लड़की ने उसके साथ दोस्ती की और उससे संबंध बनाए। बट बाद में उसे पता चला कि उस व्यक्ति का नाम कुछ अलग है और जब उसे इस धोखाधड़ी के बारे में पता चला तो कंप्लेनेंट द्वारा जो है मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। मुकदमा पंजीकृत कराने के बाद इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पिछले 5 सालों में हुए धार्मिक विवादों पर अब पुलिस दोबारा से रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसके लिए पुलिस मुख्यालय से सभी जिलों के कप्तानों को अभी तक के अंतर धार्मिक विवादों की फाइलें खोलकर सभी की रिपोर्ट मांगी गई है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड में लगातार धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं और धर्मांतरण और लव जिहाद का मामला इस वक्त गरमाया हुआ है। प्रदेश में अभी तक धर्मांतरण अधिनियम के तहत 18 मामले दर्ज हो चुके हैं और ये वो मामले हैं जिनमें मुस्लिम समुदाय के युवकों ने सोशल मीडिया के जरिए हिंदू लड़कियों को बहलाया फुसलाया और उन्हें शिकार बनाया, जिसके बाद ये मामले सामने आए और अब लगातार इन पर एक्शन लिया जा रहा है। 363-366 आईपीसी केसेस में जो इंटर कम्युनिटी इंटर रिलीजियस एलओपी या किडनैपिंग का मुकदमा लिखा गया है, उस मुकदमा को मॉनिटर किया जाएगी, उसे एनालाइज किया जाएगी कि इसमें कोई धर्मांतर से रिलेटेड कोई उस कानून है उससे कोई उल्लंघन तो नहीं है। ये परीक्षण किया जाएगा ताकि यहाँ पे हमारा प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले को लेकर ट्वीट किया है और कहा है कि उत्तराखंड में एक सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। झूठ की बुनियाद पर मुसलमानों को उनके जान और माल से महरूम करने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। बीजेपी और संघ परिवार के लोग इस षड्यंत्र में पूरी तरह शामिल हैं। ये ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है। तो असदुद्दीन ओवैसी का ये ट्वीट हम आपको बता रहे हैं, जिसके जरिए बीजेपी को भी निशाने पर लिया गया है और कहा गया है उत्तराखंड में एक सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो असदुद्दीन ओवैसी के इस ट्वीट को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में मुसलमानों पर कोई अत्याचार नहीं हुआ और कहीं भी एक मामला इस तरह का हुआ हो तो बताएं। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू बेटियों को नाम बदलकर बहलाया फुसलाया जाता है, इस पर भी लोगों में रोष है, फिर भी मुसलमानों पर कहीं अत्याचार नहीं हुआ। हमारी बहू बेटियों को हिंदू नाम रखकर बहला फुसला कर उनको यहां से ले आया जाता है, उनका धर्मपतन किया जाता है, हत्या तक कर दी जाती है। तो निश्चित ही उसके जब ऐसा होता है उसके प्रति एक रोष होता है। लेकिन ये कहना कि यहाँ पर किसी पर हमला हुआ या कोई ऐसा अत्याचार हुआ है तो कोई ऐसा उदाहरण यहाँ पर मेरी जानकारी में नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि ये बीजेपी, आरएसएस और ओवैसी का गेम प्लान है, जो एक दूसरे के पक्ष में बयानबाजी करते हैं और ओवैसी को उत्तराखंड के मुसलमानों की चिंता करने की जरूरत नहीं। देखिए, ओवैसी साहब को उत्तराखंड के मुसलमानों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उत्तराखंड के लोग सहिष्णु हैं, उत्तराखंड के लोग स्वयं इस समस्या का समाधान करेंगे। आरएसएस बीजेपी का जो गेम प्लान है, उस गेम प्लान को प्रदेश की जनता समझ रही है।
मैं समझता हूं कि इस प्रकार से जो ओवैसी साहब का बयान आया है ये उसी गेम प्लान का एक हिस्सा है जिसको पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और ओवैसी साहब खेलते रहते हैं। उत्तराखंड एसटीएफ ने ड्रग्स सप्लाई करने वाले बरेली के ड्रग्स माफिया शहजाद खान और उसके साथ शराफत अली को 300 ग्राम स्मैक के साथ अरेस्ट किया है। बरामद ड्रग्स की कीमत 30 लाख से ज्यादा बताई गई है। एसटीएफ की कार्रवाई में दोनों ड्रग्स पेडलरों को देर रात हरिद्वार के थाना श्यामपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि शहजाद खान ही देहरादून के विकास नगर के रहने वाले शराफत अली के जरिए पचवादून इलाके में ड्रग तस्करी का धंधा चला रहे थे। दोनों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जा रही है। दोनों की ही अवैध रूप से कमाई गई प्रॉपर्टी को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। जो बरेली का रहने वाला है एक बड़ा तस्कर, उसको पकड़ा है। उसके कब्जे से 300 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और उससे पूछताछ में जो जानकारी आई है और जो बाकी डिटेल्स निकाली हैं उस आधार पर कुंजा ग्रांट के रहने वाला व्यक्ति जिसके द्वारा इसको मंगाया जा रहा था उसको भी कल रात अरेस्ट किया गया है और इस संबंध में श्यामपुर थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। रायवाला इलाके से 4 साल के फरार चल रहे 50,000 के इनामी गैंगस्टर जोगिंदर सिंह को एसटीएफ ने बांग्लादेश बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है, जहां पर गैंगस्टर जोगिंदर अपना नाम पहचान बदलकर, हुलिया बदलकर 4 साल से छिपकर बैठा था। आरोपी जोगिंदर ने साल 2019 में देहरादून के रायवाला में एयरवेज इंटरप्राइजेस नाम की एक फर्जी फाइनेंस कंपनी खोली थी और लोगों को जल्द पैसा दोगुना करने का झांसा देकर लाखों रुपए लेकर गायब हो गया। पीड़ितों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जिसके बाद वो फरार हो गया था। उस दौरान इस केस में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन जोगिंदर भाग निकला था। वाला थाना क्षेत्र में हमको जानकारी मिली थी कि एक जो 50,000 का इनामी है जोगिंदर, जो कि मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है, ये अपनी पहचान छुपाकर कोलकाता के आसपास कहीं रह रहा है। तो उस पर उसको आगे डेवलप किया गया और वहां पर टीम भेजी गई और काफी अथक प्रयासों के बाद में वहां से कोलकाता में बांग्लादेश बॉर्डर के पास से जोगिंदर को गिरफ्तार किया गया है। इससे जानकारी पूछताछ करने में आया है कि ये पहले दिल्ली पुलिस में भी काम करता था और वहां से बर्खास्त हुआ था। देहरादून में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर में बने 55 नए पुलों का वर्चुअली उद्घाटन किया। इससे राज्य के कई गांव के लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी। सीएम धामी ने इसके लिए काम करने वाली संस्थाओं का आभार भी जताया और पहले भी 15 पुल बनाए गए थे, जिसके बाद आज 55 नए पुल राज्य को मिल गए हैं, राज्य की जनता को मिल गए हैं, जिससे दूर दराज में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी। पुल अभी ये और 15 पुराने, अब सब मिलाकर 70 पुल हो गए। पिछली बार की तुलना में सीधे 55 पुल और हमको मिल गए हैं। मैं इसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं कि निश्चित रूप से लाखों लोगों को कहीं न कहीं उनके आवागमन का एक बड़ा माध्यम बनेंगे। उत्तराखंड में अगर अघोषित बिजली कटौती हुई तो बिजली विभाग पर जुर्माना लगेगा और उपभोक्ता हर घंटे 10 रुपए यूपीसीएल से वसूल कर सकता है। देखिए, 24 घंटे बिजली देने का दावा करने वाले उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दावे भी अब हवाई साबित हो रहे हैं और इन दिनों उत्तराखंड के लोग बिजली की अघोषित कटौती से त्रस्त हैं। मैदानी इलाकों की तुलना में पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा बिजली कटौती हो रही है। आलम यह है कि इन दिनों गर्मियों में बिजली भी हर दिन 4 से 5 घंटे गुल होकर आम जनता के पसीने निकाल रही है। वहीं कंज्यूमर्स को पता ही नहीं होता कि आखिर बिजली क्यों कटी हुई है और कब तक बिजली वापस आएगी। यहाँ पे दिन भर 10, 8, 10, 12, 15 बार लाइट जाती है। बात करें कल 7 तारीख की तो कम से कम 18-12 बिजली गई है और यहाँ पे बिजली की वजह से मेरे को बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती है। मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है और मेरा यहाँ पे बहुत नुकसान हो जाता है। जबकि नियामक आयोग ने यूपीसीएल को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी इलाके में बिजली कटौती होती है तो बिजली कंज्यूमर को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। साथ ही ये भी जानकारी हो कि बिजली कब तक कटेगी और अगर बिना कंज्यूमर की जानकारी के कटौती हुई तो यूपीसीएल को हर घंटे 20 रुपए का भुगतान करना होगा, जिसमें 10 रुपए शिकायतकर्ता के नुकसान की भरपाई होगी।
नहीं, सख्त निर्देश भी देंगे और हम उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे, मंथली मॉनिटरिंग करेंगे कि आपने पिछले महीने कितने आपने लोगों को कंपनसेशन दिए, क्योंकि सब हमारे पास शिकायतें आती भी हैं और हमारे जो बहुत शिकायत निवारण मंच है वहाँ भी जाते हैं लोग बाग, तो इस चीज़ को हम लोग इस चीज़ का संज्ञान ले रहे हैं और इस चीज़ को आगे और इसको चाहेंगे कि अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो। बिजली कटौती से यूपीसीएल को पेनाल्टी लगती है, लेकिन कंज्यूमर जानकारी के अभाव में शिकायती पत्र नहीं देते, जिस कारण यूपीसीएल मनमाना रवैया अपना रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। पौड़ी के दानोधार भिताई रोड के खस्ता हाल होने के चलते ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी दफ्तर का घेराव किया है। इस सड़क में डामरीकरण के जल्द न होने से लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का भी ऐलान किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते 10 सालों से सड़क का डामरीकरण न होने के चलते सड़क खस्ता हाल हो चुकी है, जिससे आवाजाही करना भी हादसे को बढ़ा रहा है। तो आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में और सभी ने मांग की कि हमारी रोड ठीक होनी चाहिए। हमारी रोड का बहुत बुरा हाल है सर, और 8-10 साल 10-15 साल हो गए तब से खराब है, और हम चाहते हैं कि सर ने बताया कि एसएन साहब ने कहा कि हो जाएगी रोड, हम तब तक सर समय लेते हैं, नहीं तो हम तब बाद में आक्रोश में आएंगे। ये भिताई रोड लगभग 15-16 साल पूर्व निर्मित है और इसका डामरीकरण 15-16 साल पहले होना बताया गया था जिला योजना के माध्यम से। वर्तमान में सड़क की सतह काफ़ी क्षतिग्रस्त है, तो पुनः इसकी डीपीआर बना के हम राज्य योजना के अंतर्गत शासन को प्रेषित कर रहे हैं और 1 सप्ताह में हम लोग इस डीपीआर को प्रेषित कर देंगे। टिहरी के जिला अस्पताल बोराड़ी में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हो रही दिक्कतों को लेकर डीएम और सीएमओ ने खुद मोर्चा संभाला है। डीएम सौरभ गहरवार ने खुद ही अल्ट्रासाउंड किए। पीपीपी मोड से हटने के बाद जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई थी, जिसके बाद लगातार मिल रही शिकायतों के चलते और दूर दराज से आने वाले मरीजों को हो रही परेशानी को देखते हुए डीएम और सीएमओ जिला अस्पताल पहुंचे और डीएम ने अल्ट्रासाउंड किए, साथ ही सीएमओ ने मरीजों को देखा। सही रहेगा तो मैं यहाँ हफ्ते में 2 दिन सुबह अल्ट्रासाउंड करूँगा। फिर भी अभी हमारी एक डॉक्टर रेशम पाठक हैं जो डीएमआरडी करके आई है, जिनकी मैंने यहाँ तैनाती की थी, उन्होंने भी ज्वाइन कर दिया है। कल भी उन्होंने अल्ट्रासाउंड करे और आज भी वो सामान्य ऑपरेशन अल्ट्रासाउंड कर रही है। हरिद्वार में G20 कार्यक्रम के अंतर्गत 3 दिवसीय सिविल सोसाइटी का कार्यक्रम C20 की शुरुआत हुई है, जिससे हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने कार्यक्रम के पहले दिन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। निजी होटल में आयोजित C20 कार्यक्रम में भारत के साथ ही अन्य कई देशों के सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वसुधैव कुटुंबकम का उद्देश्य लेकर आयोजित कार्यक्रम में 3 दिनों तक सामाजिक संस्थाओं द्वारा आर्थिक और सामाजिक विषयों की चर्चा की जाएगी। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं और जो सामाजिक संगठन है उनकी क्या भूमिका पूरे विश्व के परिवार में हो सकती है, इसको लेकर के ये बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन आज हरिद्वार में हो रहा है। केदारनाथ में अभी तक लगभग 10 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बाबा केदार के धाम में इस बार श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। संभावना जताई जा रही है कि केदारनाथ धाम में इस बार पिछली बार के मुकाबले रिकॉर्ड टूट जाएगा। बद्रीनाथ यात्रा में इस बार रिकॉर्ड तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। कपाट खुलने के बाद से अब तक 8.5 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस वक्त लगभग 2 से 3 किलोमीटर की लंबी लाइन में लोग खड़े नजर आ रहे हैं। भगवान बद्री विशाल के दर्शनों का इंतजार करते दिख रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।